सो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा होता है ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगता है। कि लेट्स से हमारे पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ थे, ठीक है, एंड आपका 5% इंटरेस्ट लग रहा है, तो फर्स्ट ईयर पे जो 5% इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपीज़ पे ही लगेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लग रहा है, अगेन 5% इंटरेस्ट जो है वो 100 पे ही लगेगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पे ही आप इंटरेस्ट लगाते हो फॉर लाइक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से यहाँ पे जो टी गिवन है। Hey everyone, welcome to Coding Ninja's YouTube channel. This is Tripti and this is another video of this series Aptitude for Placements. So in today's video we are going to be discussing about simple interest, compound interest, profit and loss and discounts. Now let's look at the basic concepts and formulas that are essential for us to understand our current topic. So the first thing that we have here is principal. तो principal क्या होता है कि let's say if you're borrowing a money from someone, आपने किसी से borrow किया, तो जो actual amount जो आपने borrow किया, that is your principal. And after a while, since आपने किसी से borrow किया है तो आपको उन्हें वापस लौटाना भी होता है, and उस amount पे कुछ interest लगता है. Interest is like the extra amount that you pay for taking someone else's money. Principal is the money borrowed or lent out for a certain period. It's called the principal or the sum. ठीक है, सो प्रिंसिपल या फिर इसको सम भी बोला जाता है, इसका दूसरा टर्म याद रखना, सम मेंशन्ड होगा उसका मतलब भी प्रिंसिपल ही है। तो ये वो अमाउंट होती है, इट इज़ दैट अमाउंट विच इज़ बोरोड और लेंट। या तो आपने किसी से बोरो की है, यू हैव टेकन इट फ्रॉम समवन, और लेंट, या फिर आपने किसी को दी है, यू हैव गिवन इट टू समवन। सो फॉर अ सर्टेन पीरियड इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल या सम। तो कुछ अमाउंट आपने किसी से बोरो करी है या उन्हें लेट करी है फॉर सम टाइम पीरियड, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सम कहते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी। ठीक है, किसी और का अगर आप पैसा ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो, या फिर आपने किसी और को लेंड किया है, तो जो आपका सिंस लेट्स से आपने बोरो किया है तो आप किसी और का मनी बोरो कर रहे हो तो उसका कुछ तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, राइट? सो दैट इज़ इंटरेस्ट। और ये आपको आफ्टर लाइक एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स आपको ये ऐड होता चला जाता है इंटरेस्ट, एंड इवेंचुअली आपकी टोटल अमाउंट जो होती है वो इंटरेस्ट के साथ जुड़ के आती है। अब इंटरेस्ट में भी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है। सो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। So it is the method of calculating the interest amount for some principal amount of money. Again, एक one of the methods है जिस पे आप इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होते हो किसी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में लेट्स से पी कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि द अमाउंट जो कि आपने किसी को बोरो करी या फिर लेंड करी। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, दैट इज पर ईयर, एंड दिस टी इज टाइम इन ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे हम ईयर्स में डील कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंटली याद रखना कि मंथ्स अगर दे रखे हैं तो उसको एज टी एज्यूम नहीं करना है, ईयर्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा होता है ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगता है। कि लेट्स से हमारे पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ थे, ठीक है, एंड आपका 5% इंटरेस्ट लग रहा है, तो फर्स्ट ईयर पे जो 5% इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपीज़ पे ही लगेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लग रहा है, अगेन 5% इंटरेस्ट जो है वो 100 पे ही लगेगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पे ही आप इंटरेस्ट लगाते हो फॉर लाइक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से यहाँ पे जो टी गिवन है, जब आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग रहा है फॉर सम टाइम, एंड यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट्स से 5 ईयर्स के अंदर अंदर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, दैट विल बी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या बोला था कि लेट्स से 100 रुपीज़ है, उस पर 5% लगा पहले ईयर में, अगेन अगले ईयर में भी क्या लगेगा, 5% ऑन 100, देन 5% ऑन 100, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो हम अपना इंटरेस्ट लगा रहे होते हैं वो प्रिंसिपल पे नहीं लगाते। अगर इनिशियली 100 था और हमने कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया 100 पे, और लेट्स से जो टोटल अमाउंट जनरेट हुई एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो 110 है, तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस न्यू अमाउंट पे लगेगा, प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा। सो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कि नेक्स्ट जो है आप 110 पे कुछ परसेंट जो भी है रेट लगा रहे होगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आई रिपीट, इन सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है,
कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो आपकी जो रेगुलर इंटरवल्स पे अमाउंट आ रही होती है उन पे लगता है, मेन जो आपकी प्रिंसिपल थी उस पे नहीं लगता। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो फॉर्मूला है, देखो सिंपल इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते थे आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है हम यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, पूरी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो टोटल अमाउंट का होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड अमाउंट? यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एक्चुअल अमाउंट है वो तो जुड़ेगी एंड देन टोटल अमाउंट बढ़ेगी, राइट, कि कितनी आपको वापस करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर सर्टेन ईयर्स टोटल अमाउंट जो अगर आपने किसी से लेट्स से 100 रुपीज़ बोरो करे थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद 5 ईयर्स बाद आपको टोटल अमाउंट कितनी उन्हें वापस देनी है, दैट विल इंक्लूड द अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ऑल द इंटरेस्ट दैट यू हैव। सो ये टोटल अमाउंट होती है। सो अगर हमारा इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R by 100, this complete raised to power n, where P is the principal amount जो कि इनिशियली बोरो या लेंड हुई थी, देन R is the rate of interest, आपका ये एनुअली हो रहा है तो पर एनम है, देन इट्स 100 एंड देन टू द पावर n which is n is your time which is in years। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली आपका कंपाउंड हो रहा है सो इट बिकम्स 1 प्लस R by 2 अपॉन में 100 एंड पावर में 2 by n। सो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से डिवाइड हो जाता है और टाइम को हम ट्वाइस कर देते हैं। और अगर क्वार्टरली हो रहा हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम 4 टाइम्स हो जाता है। हाफ ईयरली और क्वार्टरली में बस याद रखना है कि R और N में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका जो टाइम है वो फ्रैक्शन में है, लेट्स से टाइम आपको जो दे रखा है वो है 3/2/5 ईयर्स, ऐसा करके कुछ टाइम है, तो यहाँ पे इसको आप 3/2/5 पावर में कैसे डालोगे? इस केस में हम क्या करते हैं, जो 3 है जो एक्चुअल में आपका नंबर है उसको तो आप नॉर्मल फॉर्मूला में लिख दो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 एंड रेज टू द पावर T, ठीक है ना। और जो ये 2/5 बचता है इसके लिए एक सेपरेट टर्म निकालो, यानी कि इस ओरिजिनल अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे इस न्यू टर्म को, जिसमें हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2/5 दैट इज द फ्रैक्शन पार्ट इंटू R बाय 100, यहाँ पावर 1 ही रहेगी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंटली याद रखना कि ये डिवाइड हो जाता है, एक तरफ आपका नंबर आएगा और जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो किधर आ जाता है R के साथ। दो टाइम है, ऊपर आना चाहिए था, नहीं, फ्रैक्शन है R के साथ डाल देंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, लेट्स से हमारे पास अलग अलग ईयर का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि फर्स्ट ईयर में R1 है, सेकेंड ईयर में R2% है, थर्ड में R3 है, ऐसे दे रखा है। तो इस केस में जो हमारी अमाउंट बनती है इन विच कंपाउंड इंटरेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज P इंटू 1 प्लस R1 बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 बाय 100 इंटू 1 प्लस R3 बाय 100। बेसिकली ये वाली जो टर्म है डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट हो जाती है। ओनली डिफरेंस दैट अकर्स या जो इनके बीच का सिर्फ एक सिंगल डिफरेंस है दैट इज दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस ये चेंज होता रहता है, बाकी इंटरनल अमाउंट सेम है एंड P हम एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वाज अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास दो टर्म होती है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड एंड द सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। लेट्स से आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक आइटम खरीदते हो, जिस प्राइस पे आप उसे खरीद रहे हो वो कॉस्ट प्राइस है, आपको कितने का पड़ा, एंड सेलिंग प्राइस इज द प्राइस जिस पे आप उसे बेचोगे। नाउ अब इसमें प्रॉफिट या गेन और लॉस कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन यू हैव अ प्रॉफिट और गेन। मतलब कि जिस प्राइस पे आप उसे बेच रहे हो मार्केट में, फर्दर आगे लोगों को बेच रहे हो, वो प्राइस इज ग्रेटर देन द प्राइस एट विच यू बॉट द आइटम, देन यू हैव अ प्रॉफिट। ऑब्वियसली जितने प्राइस पे आपने उसे खरीदा है अगर वो कम है और जितने प्राइस पे आप उसे बेच रहे हो वो ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है। बट अगर आपका सेलिंग प्राइस इज लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, देन यू विल incur a loss. Now there are some basic formulas revolving around cost price, which is a CP, SP and gain and loss percentage. So gain is calculated by SP minus CP, loss is CP minus SP. Gain percentage या loss percentage कैसे निकालते हैं? Gain या फिर loss जो भी हुआ upon में your cost price into 100। देखो दोनों में सेम ही है, अगर गेन परसेंटेज निकालनी है तो गेन आएगा, लॉस निकालनी है तो लॉस आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में इट विल बी कॉस्ट प्राइस ओनली इनटू 100। तो हमारा एसपी और सीपी का रिलेशन क्या होता है? SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंटेज, अगर गेन है तो अपॉन में 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस है तो यहाँ पे प्लस गेन की जगह माइनस लॉस परसेंटेज कर दो।
अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम टू इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एज वेल. सो हमारी जो पहली ऑब्जर्वेशन है दैट इज व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, one at a gain of say X% and other at a loss of X%, then the seller always incurs a loss. मतलब एक पर्सन जो है दो सिमिलर आइटम्स है उनको बेच रहा है, एक आइटम पे हमें X% गेन हो रहा है, दूसरी आइटम पे हमें X% लॉस हो रहा है. तो जो टोटल जो सेलर को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, सेलर ऑलवेज इनकर्स अ लॉस. उसे हमेशा लॉस ही होगा. अगर दो सिमिलर आइटम्स है, एक को X% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे X% का लॉस हो रहा है, इन टोटल उसको क्या होगा, लॉस होगा. अब वो कितना होगा, दैट हैज़ अ डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज X/10 होल स्क्वायर. Next, if a trader professes to sell his goods at cost price but uses false weights. तो ये बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन होगी यू नो कि लेट्स से आप सब्जी मंडी जा रहे हो, यू बाइंग वेजिटेबल्स एंड उन्होंने वेट्स गलत दे रखे हैं. प्राइस उनका सही है बट अगर वो वेट्स गलत यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे यू नो मिस कैलकुलेशन हो सकती है. उसको गेन होगा क्योंकि वो अकॉर्डिंगली वेट्स की एडजस्टमेंट करेगा. सो वहाँ पे हम गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, दैट गेन परसेंट इज गिवन बाय एरर, यानी डिफरेंस कितना है, एक्चुअल वेट कितना है माइनस में जितना वो यूज़ कर रहा है, अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100. ये पूरा जो आएगा दिस विल गिव यू द परसेंट कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट डिस्काउंट. सो डिस्काउंट क्या होता है, बहुत बेसिक सी टर्म है, सुनी होगी. कहीं भी जाते शॉपिंग करने, सेल चल रही है, 20% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है. उसका क्या मतलब है, थोड़ी कम अमाउंट पे आपको आइटम अवेलेबल है उसकी नॉर्मल प्राइस से, राइट. सो डिस्काउंट इज सम अमाउंट दैट इज़ वेव्ड ऑफ ड्यूरिंग परचेज ऑफ एन आर्टिकल, कि कुछ आप खरीदते हो उसमें कम अमाउंट पे आपको वो आर्टिकल मिल रहा होता है. इट कैन बी एब्सोल्यूट अमाउंट और सम परसेंट ऑफ द एक्चुअल प्राइस, कि यू नो यूजुअली आपको परसेंट ही दिखेगा कि 50% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है. ऐसा तो नहीं होता कि 500 का डिस्काउंट है, बहुत रेयरली दिखता है. हमें मेनली परसेंट के टर्म्स में डिस्काउंट दिखते हैं. सो उस केस में हम किस तरीके से डील करते हैं, दिस इज़ मार्क्ड. हमारे पास एक MP होता है विच इज़ योर मार्क्ड प्राइस, कि लेट्स से जो भी उसका आइटम का मार्क्ड प्राइस है उस पर आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है. तो उस मार्क्ड प्राइस से हम कैसे SP निकालते हैं, SP is equals to whatever the marked price is minus में the discount, and this discount is nothing but percentage discount on marked price. Let's say कि हमारे पास original marked price कुछ 150 है, उस पर 5% का डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे 150 का 5% निकालेंगे और उसमें जो आंसर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस से. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिस्काउंट. इसमें कुछ बस एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से डायरेक्ट एप्लीकेशन आ जाती है एंड दैट इज योर सक्सेसिव डिस्काउंट्स. सक्सेसिव डिस्काउंट्स का मतलब क्या होता है, व्हेन यू हैव डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, की मतलब डिस्काउंट है उस पर फर्दर डिस्काउंट, मतलब काफ़ी सारे हो गए, राइट. सो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट आफ्टर X% एंड Y% ऑफ डिस्काउंट इज गिवन, कि पहले X% डिस्काउंट था फिर उस पर फर्दर Y% डिस्काउंट था. उसके लिए आप डायरेक्ट परसेंट डिस्काउंट निकाल सकते हो. इफेक्टिव कितना आएगा, दैट इज X + Y - XY by 100. दिस इज द परसेंटेज, कि टोटल इफेक्टिव इतना परसेंट डिस्काउंट आएगा. Then the discount when you buy X products and get Y products free. X products खरीदने पे अगर Y free मिल रहे हैं तो कितना आता है आपका डिस्काउंट, Y अपॉन में X + Y × 100. सो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, इनको आप लिख के रख लेना, क्वेश्चंस इसके डायरेक्ट आ जाते हैं. सो या दिस वाज मोर और लेस अबाउट द फॉर्मूलाज एंड द कॉन्सेप्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. So the first question that is given to us is a sum of rupees 12,500 amounts to इतना rupees in 4 years at the rate of simple interest. तो यहाँ पे हमें mentioned है कि simple interest पे बात हो रही है. Now what is the rate of interest? उसने कहा a sum of इतना, यानी कि हमें principal पता चल गया कितना है 12,500 एंड जो टोटल अमाउंट आ रहा है इन 4 years. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो अमाउंट है ना ये आपका टोटल अमाउंट है, कि 4 साल बाद क्या हुआ कि लेट्स से आपने इतना मनी बोरो किया एंड आफ्टर 4 years आपको इतना मनी लौटाना पड़ रहा है. तो ये टोटल अमाउंट है, दैट इज जितना मनी आपने बोरो किया प्लस में कुछ इंटरेस्ट अमाउंट होगा, राइट. सो ये हमारा टोटल अमाउंट है, इसको हम लिख लेते हैं. अब देखो जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T अपॉन में 100. ठीक है ना.
एंड जो हमारा टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट इज द समेशन ऑफ जो प्रिंसिपल है प्लस में जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा. सो दिस अमाउंट इज इक्वल टू वट एवर द प्रिंसिपल वॉज प्लस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट, राइट. अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं. पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. पी क्या है 12,500. आर क्या है हमें निकालना है, स्मॉल आर ले लेते हैं. एंड टी क्या है 4 ईयर्स. ध्यान रखना ईयर्स में बात हो रही है, ईयर्स में ही लेना है. एंड नीचे 100. सो ये कैंसिल हुआ. दिस विल बी 125 इंटू 4 इंटू आर. सो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 5 4 20, 2 कैरी डाउन, 4 2 8, 10, 4 1 4 5. ठीक है, ये आ गया. ऑलराइट, नेक्स्ट हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. हमारे पास अमाउंट गिवन है तो हम इस इक्वेशन के साथ अब डील करते हैं. 15,500 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल विच वॉज दिस मच प्लस में एस आई विच वॉज 500 आर. अब सिंपल है, इक्वेशन बन गई. आर की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 500 आर इधर लिख लेते हैं. आफ्टर सब्ट्रैक्शन वील गेट दिस 5 में से 2 गेट 3. दैट्स इट. एंड ये कैंसिल एंड आर इज गोइंग टू बी 5 6 30. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So the question says a sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Sum का मतलब अगेन बताया था प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है उसको सम भी बोल देते हैं. So let's say कोई P प्रिंसिपल अमाउंट थी, हमने उसको किस पे रखा, सिंपल इंटरेस्ट में at a certain rate. हमें ये R अननोन है, हमें ये नहीं पता, ठीक है. at a certain rate for how many years, 3 years. तो हमारे को 3 years के लिए हमने किसी अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे रखा, ठीक है. Next, it says, has it been put at 2% higher rate, it would have fetched इतना more. Find the sum. अब वो क्या कह रहे हैं कि सेम ही अमाउंट को हम सिंपल इंटरेस्ट पे रखते, लेकिन अगर इस बार जो रेट होता वो R+2 होता, 2% हायर रेट, तो R+2 होता. एंड सेम ईयर है, तो जो हमें अमाउंट मिलती, यहाँ पे जो अमाउंट मिलती वो 360 मोर होती, ठीक है. सो हम सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं. इसमें जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, SI1 लिख लेते हैं इसको. दैट विल बी P विच इज सेम R स्मॉल r इंटू T 3 अपॉन में 100. तो वी कैन राइट दिस एज 3PR अपॉन में 100. ठीक है, इतना क्लियर है. सेकेंड सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, लेट्स से वी नेम दैट एज SI2. दैट विल बी P इंटू R. एंड यहाँ वाला R क्या है, R+2. क्यों, 2% हायर रेट की बात हो रही है. सो R+2 इंटू टाइम विच इज़ अगेन 3 years अपॉन में 100. सो इसको हम लिख देंगे 3P R+2 अपॉन में 100. फाइन. तो ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट आ गए दोनों सिचुएशन के केस में. अब हमको क्या बोल रहा है कि अ सम वाज पुट एट SI एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years, पहला सिचुएशन. एंड नाउ अगर हम उसे 2% हायर रेट पे रखते, दैट इज सेकेंड सिचुएशन, तो जो टोटल सम आता वो 360 मोर होता. यानी कि इस सिचुएशन में जो अमाउंट आती, लेट्स से दिस इज A2 एंड दिस इज A1, हमारे पास क्या सिनेरियो होता कि जो A2 अमाउंट है वो A1 से 360 ज़्यादा होती, राइट. अमाउंट जो होती सिंपल इंटरेस्ट 2, या फिर जो सेकेंड सिचुएशन है उसमें जो अमाउंट होती वो 360 ज़्यादा होती किससे, फर्स्ट सिचुएशन से, राइट. सो अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारी टोटल अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है. व्हेन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसमें मैंने बताया था SI के फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकलता है एंड टोटल अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट. सो दिस वुड हैव बीन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में SI2 विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI1 प्लस 360. अब देखो दोनों की प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, ये कैंसिल आउट होता. हमारे पास क्या बचता, SI2 विच इज नथिंग बट 3P R+2 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू SI1 विच इज 3PR अपॉन में 100 प्लस में 360. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन. हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं. 3PR प्लस में 6P, हाँ इतना ही बचेगा, इज इक्वल्स टू 3PR प्लस में 360 एंड देन 00. फाइन, ठीक है. नाउ ये 3PR कैंसिल, करेक्ट. सो माई 6P बिकम्स हाउ मच, इतना, ठीक है. सो माई P बिकम्स हाउ मच, 6 6 36. ये तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट. हमें क्या पूछा था, सम. सो सम इज नथिंग बट 6,000 rupees. Now let's look at the next question. So the question says the compound interest on 30,000 at 7% per annum is this much.
सो द पीरियड इज, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 30,000 रुपीज, it is given to be 7% per annum. Rate of interest given है, the rate of interest is 7% per annum and the compound interest is this much. TI की वैल्यू जो है वो क्या है 4347. ऑलराइट, सो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, क्या होता था, A is equals to P into 1 plus R by 100 whole to the power whatever the time period T is. नाउ अगर आपको ध्यान से याद हो, मैंने ये चीज़ बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम टोटल अमाउंट निकालते हैं, खाली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालते. सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रिंसिपल प्लस में वट एवर द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी. सो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमें दे रखी है और प्रिंसिपल की वैल्यू भी दे रखी है. सो दिस प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज़ 4347, इट्स इक्वल टू प्रिंसिपल, अगेन प्रिंसिपल कितना है 30,000, ठीक है, into 1 प्लस में this into टाइम पीरियड, रेज़ टू द पावर टाइम पीरियड. सो ये हमारी इक्वेशन आ गई. टी की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 4347 ये इधर आएगा, ये आएगा 30,000 1 प्लस 7 बाय 100 रेज़ टू द पावर टी. दिस टी इज योर टाइम पीरियड जो कि आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. इधर हम क्या करेंगे, 34347 अपॉन में 30,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 100. इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 107 अपॉन में 100 रेज़ टू द पावर सम टी. बेसिकली जो आपका आंसर आएगा, टी की वैल्यू रहेगी 2 आ जाएगी, कैलकुलेशन करके देख लेना. सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ मनी विच विल अमाउंट टू इतना रुपीज़ in 6 months at the rate of 8% per annum when the interest is compounded quarterly. So हमें क्या बताना है कि amount of money, यानी कि सबसे पहले तो हमें principal amount find करना है, फिर हमने साइड में लिख दिया, which will amount to इतना in 6 months at the rate of इतना % compounded quarterly. तो हमें एक चीज़ समझ आ गई, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है कौन सा यूज़ हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो क्वार्टरली आप उसे कंपाउंड कर रहे हो. तो जब हम क्वार्टरली की बात करते हैं तो वहाँ पे अमाउंट कितना आता है, P इंटू 1 प्लस में R बाय 4 अपॉन में 100 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 40, ठीक है, वेयर T इज़ द टाइम पीरियड. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, R इज़ नथिंग बट 8%. हमें अमाउंट गिवन है 26010 एंड टाइम पीरियड गिवन है 6 मंथ्स. अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज़ पहले ही बोली थी, यहाँ पे हमें मंथ्स के अंदर टाइम गिवन है बट हम टाइम जो है ईयर्स में लेते हैं, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट हाफ ईयर, ठीक है. ऑलराइट, सो हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, अमाउंट क्या है इतना एंड प्रिंसिपल कितना था वो हमें कैलकुलेट करना है. 1 प्लस R बाय 4, 8 बाय 4 2 बाय 100 रेज़ टू द पावर 4 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाय 100 रेज़ टू द पावर 2, ये कैंसिल होके 2. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 0.02, और या फिर डायरेक्टली लिख लेते हैं 1.02 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट 26010. सो बाय P इज गोइंग टू बी इक्वल टू 26010 डिवाइडेड बाय 1.02 होल स्क्वायर. सो इसका आंसर आप कैलकुलेट करके देखोगे, इट विल कम आउट टू बी 25,000. दिस वाज इट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. सो द क्वेश्चन सेज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% per annum is half the compound interest on 4,000 rupees for 2 years at 10% per annum. The sum placed on simple interest is basically we need to find the principal. इतना तो समझ आ गया होगा, लास्ट स्टेटमेंट से उसने पूछा है सम मैंने बताया था प्रिंसिपल अमाउंट के लिए दूसरा वर्ड सम भी हम यूज करते हैं. यहाँ पे हमें कुछ बोला हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन दिस P और 3 years at 8% per annum, ठीक है, 8% per annum is half of what, compound interest on 4,000 for 2 years at 10% per annum. ठीक है, ये हमें समझ आ गया, ये उन्होंने गिवन है. अभी हम इससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, राइट. P क्या है निकालना है, R क्या है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, T क्या है 3 अपॉन में 100
दिस इज हाफ ऑफ सम कंपाउंड इंटरेस्ट. अब जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट, राइट. बट यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं. यानी कि सिंस वी नो द टोटल अमाउंट ए इज नथिंग बट वट एवर द प्रिंसिपल इज प्लस में द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नथिंग बट a माइनस पी. सो यहाँ पे जो अमाउंट है हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, वो p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज़ टू द पावर t. एंड प्रिंसिपल जो है इस केस में क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 4000. सो लेट्स डू दैट. सो प्रिंसिपल अगैन क्या है 4000, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इधर 10 बाय 100. ईयर्स कितने हैं, 2 ईयर्स, ठीक है, रेज़ टू द पावर 2 माइनस में प्रिंसिपल कितना था इधर दूसरे केस में. ये वाला प्रिंसिपल ऐसे मान लो ये P2 है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस का प्रिंसिपल है. ये वाला मत लगा देना इधर, P ही मत डाल देना, ठीक है ना. ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ गई, सिंगल वेरिएबल है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा. ट्राई करते हैं. सो दिस इज 24 P अपॉन में 100 और ये हाफ, और इधर से काम करते हैं 4000 कॉमन ले लेते हैं. 4000 and this is 1 plus में 10 by 100 which is 1 by 10 which is 0.1. so 1 plus 0.1 is 1.1 whole square minus 1. I hope ये इतना क्लियर है, ठीक है ना. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर हाफ जो मल्टीप्लाई कर दो 4000 से, so this will become 2000 and 1.1 का स्क्वायर is nothing but 1.21 minus 1. so this is 2000 into में 0.21 एंड दिस इज 24p अपॉन में 100. ठीक है, तो इधर से p की वैल्यू क्या आएगी 2000 इंटू 0.21 और इधर जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये 21 हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 24, राइट. इसको कैंसिल आउट करते हैं. 12, 2 1 2, 10 3 4 12, 3 7 या, ठीक है. देन 4 इधर 25 0. सो 250 इंटू 7 करते हैं, 7 5 35, 3 कैरी डाउन, 7 2 14 प्लस 3 17 एंड एक ही 0. तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1750. सो या दिस वॉज इट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो द क्वेश्चन सेज अ मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच टीवी फॉर इतना. Now, if the production cost is increased by 15%, find new SP so as to gain इतना. हमारा जो एक मैन्युफैक्चरर है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का. ठीक है, इतना लिख लिया. बाय सेलिंग ईच टीवी फॉर इतना रुपीज़. सो यानी कि सेलिंग प्राइस जो है टीवी का वो कितना है रुपीज़ 14400, राइट. या ये ठीक है, ये लिख लिया. अब वो कह रहा है कि हमने प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दी. प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपकी कॉस्ट प्राइस के अंदर ही जाएगी, क्योंकि बेसिकली हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने प्राइस पे आप खरीद रहे हो या आपको जितने का पड़ रहा है एंड देन आप आगे जाके बेच रहे हो, दैट बिकम्स योर सेलिंग प्राइस. तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, यानी जितने का आपको पड़ रहा है इन टोटल वो आइटम वो ज़्यादा हो गया, राइट. कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया. सो जो हमारा नया कॉस्ट प्राइस है वो 15% से बढ़ जाएगा. तो हमें नया SP निकालना है अगर हमारा गेन जो है वो 25% है. तो सबसे पहले तो लाइक वी हैव आवर प्रॉफिट, वी हैव आर सेलिंग प्राइस. हमको पता है हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का एक रिलेशनशिप होता है. क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100. सिंस यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 होल मल्टीप्लाइड बाय CP. हमें ये रिलेशन पता है, मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना. तो इसके हेल्प से हम क्या पुराना CP निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं. SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस में वट एवर द प्रॉफिट परसेंटेजेस. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या था पुराना, दिस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, सो विच विल बिकम 100 प्लस 20 दैट इज 120. ये 0 से 0 कैंसिल कर दो. 12 144, सो दिस बिकम्स 12 एंड 3 zeros, 2 ये और तीसरा ये. ठीक है, सो यानी कि हमारा जो ओल्ड CP आ गया या ओरिजिनल CP आ गया वो आ गया रुपीज़ 12,000 रुपीज़. ठीक है, इतना क्लियर है. नेक्स्ट इट सेज इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 15%, यानी कि जो न्यू CP है ऐसे लिख लो या फिर इसको हम ऐसे लिख लेंगे CP न्यू, वो 15% इंक्रीज हो गया. यानी कि आप ऐसे मान लो 15% ऑफ पुराना CP विच इज़ 12,000 रुपीज़ को आपने ऐड कर दिया 12,000 में. सो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 15 विच इज़ 115 बाय 100 इंटू 12,000.
ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो नया CP आएगा कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। लेट्स जस्ट डू द रफ कैलकुलेशन हियर। 5 2s are 10, फिर 1 carry down, 2 1s are 2 plus 1 3, 2 1s are 2, then 1 1 15, 0 8 3 1. So this is going to be 1 3 8 0 और कितने zeros थे, एक ही था, ठीक है। तो हमारा जो न्यू CP आया वो कितना आया, 13800। Find the new SP so as to gain 25%। न्यू SP को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, SP न्यू और SPN, ठीक है, which is nothing but 100 plus the profit percentage upon 100 into CP, न्यू CP, राइट। यही फॉर्मूला था, ऊपर भी ये यूज़ किया था। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100 प्लस द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे प्रॉफिट 25, अब यहाँ ध्यान रखना, पुराना और नए में कंफ्यूज मत हो जाना। नया जो गेन है वो 25% का है। सो दिस इज गोइंग टू बी 125 अपॉन में 100 इनटू में न्यू CP क्या था, ये था, राइट। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वी कैन डू द कैलकुलेशन, नहीं तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो या दिस वाज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो द क्वेश्चन सेज अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 960 grams फॉर अ kg वेट, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एक पॉइंट, लाइक ऐसा बहुत बार होता है ना कि आप वेजिटेबल मार्केट्स या कहीं भी जाते हो तो वो गलत वेट यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअल वेट यहाँ पे कितना है, 1 kg का, बट उस 1 kg का वेट जो है वो 1 kg ही नहीं है, उसने कम वेट का लिया है, ठीक है। उससे क्या, उसे कम आइटम देनी पड़ेगी तो उसको प्रॉफिट ही होगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो इसका एग्जैक्टली डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, बस उसी की एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में। जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 1 kg है, सो सिंस 960 दे रखा है तो ग्राम्स में ले लेते हैं, 1000 ग्राम्स हो गया। और जो एरर है, एरर कितने का आएगा, एरर आएगा 1000 माइनस में 960, क्योंकि वो कितने का वेट ले रहा है, ही इज टेकिंग अ 960 ग्राम्स का वेट फॉर अ kg वेट। सो एरर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 40 ग्राम्स, इतना एरर आएगा, राइट। तो फॉर्मूला में अगर हम इसे पुट करें, गेन परसेंटेज कितना आएगा, एरर विच इज़ नथिंग बट 40 अपॉन में ट्रू वैल्यू विच इज़ 1000 माइनस में एरर विच इज़ नथिंग बट अगैन 40। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक 40 अपॉन में 960। तो नीचे जो है आपका ट्रू वैल्यू माइनस एरर, आपका बेसिकली वो वैल्यू आता है जो उसने फॉल्स वेट लिया था इनटू 100, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके देख लेंगे, डेसिमल्स में कुछ आंसर आएगा तो इतना % जो है उसको गेन हो रहा है। सो या दिस वाज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स move on to the next one. So it says an item is bought for rupees 150 and it is marked at a 8% profit and then sold at a 10% sales discount on the marked price. Now what is the selling price? So this is a question related to discounts. तो हमारे पास क्या लिखा है कि आइटम जो है वो 150 के लिए आपने खरीदा है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे लिए जो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, कितना हो गया, रुपीज़ 150, ठीक है, इतने का आपने खरीदा है उसको, फाइन। नाउ इट इज़ मार्क्ड एट ए 8% प्रॉफिट। अब उसका जो मार्क्ड प्राइस है, यू कैन से जितने पे आपने मार्क करके MRP लगा के उसे रखा है, वो 8% प्रॉफिट के बाद वाला है। दैट मीन्स ये जो प्राइस है, इस पे जब आप 8% और ऐड कर दोगे, वो वाला जो प्राइस आएगा वो उसका मार्क्ड प्राइस हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसका मार्क्ड प्राइस MP निकाल देते हैं, विच इज़ एट 8% प्रॉफिट, तो 100 प्लस 8 कर लेते हैं डायरेक्टली, इनटू में 150। सो इसका जो प्राइस आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मार्क्ड प्राइस हो जाएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 5s are 10 and 2 4s are 8. So 54 into 3, 4 3s are 12, 2 1 carry down, 5 3s 15 16, 162. सो जो इसका मार्क प्राइस है वो कितना हो गया, रुपीज़ 162। सो ये हमारा उसका मार्क प्राइस हो गया कि जो आइटम है आपने किसी प्राइस पे खरीदी, बट आपने एक्चुअली उसको 162 पे मार्क करके रख दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपने कम पे खरीदा था, आपने खुद से 150 पे खरीदा है, लेकिन आपने जो उसका प्राइस करके रख दिया 162, तो इस पर डिस्काउंट पड़ेगा तो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। इट इज़ नाउ सोल्ड एट 10% सेल्स डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, कि जो 10% का डिस्काउंट है वो किस पे है, मार्क्ड प्राइस पे। जो डिस्काउंट होता है हम हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही लेके चलते हैं। सो 10% का डिस्काउंट मतलब जो हमारा अब सेलिंग प्राइस आएगा, अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस में डिस्काउंट, ठीक है। एंड दिस डिस्काउंट इज नथिंग बट सम परसेंटेज डिस्काउंट ऑन योर मार्क प्राइस। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे पहली बात तो मार्क प्राइस आएगा 162 और डिस्काउंट कितने का था, 10%
of 162. So this is nothing but 162 minus 10% आपका हो जाएगा 16.2. So इसकी वैल्यू आएगी इधर 8 और 162 माइनस में 16.2. सो इधर आएगा 8, ये 5 हो जाएगा 4, ठीक है, 145.8 रुपीज़, ठीक है. तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल सेलिंग प्राइस. सो या दिस वॉज इट फॉर दिस क्वेश्चन. सो नाउ आई हैव एन असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू, जिसको आप खुद से एक बार ट्राई करोगे. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस. सो इट सेज एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट per annum will a sum of rupees itna become itna in 2 years. So pretty straightforward. सिर्फ कैलकुलेशन करनी है एंड फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दीज आर दी ऑप्शंस. सो प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड जो भी आपका आंसर आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. एंड यू गाइस कैन ऑल्सो डिस्कस in the comment section, right? So yeah, this was it for the assignment question.